नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइज बता रखी हैं। यदि आपके घर में किसी को फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम की समस्या है, तो आप उन एक्सरसाइज को फॉलो करके उसको ठीक कर सकते हो। फ्रोजन शोल्डर की तरफ चले तो फ्रोजन शोल्डर एक पेनफुल कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट होता है उसका कैप्सूल थिक हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। स्पेशली रात के टाइम में पेशेंट को बहुत दर्द होता है। रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो रेंज ऑफ मोशन हम दो तरह से बोलते हैं। एक होता है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कि मैं खुद से अपने हाथ को ऊपर ले जा सकता हूँ, साइड से उठा सकता हूँ, पीछे ले जा सकता हूँ, या मैं बाहर की तरफ अपने हाथ को कर सकता हूँ, या मैं अपने हाथ को इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता हूँ। पैसिव रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कि कोई पर्सन हमारे हाथ को उठाए या उसे असिस्ट करे, तो इसे हम कहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों ही रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें तो किन किन कारणों से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, तो सबसे पहले या तो आपकी हिस्ट्री डायबिटीज की है, यानी कि आप लंबे टाइम से शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं या मधुमेह की मेडिसिन ले रहे हैं। इसके अलावा थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको कोई पुरानी चोट लगी हो आपके शोल्डर में, या मान लो कभी छोटा मोटा आपके हाथ में चोट लगी है और आपका हाथ को इमोबिलाइज कर रखा है, तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा यदि आप फीमेल हैं तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पर्सन। इसके अलावा यदि आपकी जो उम्र है वो 40 साल से ऊपर है, तो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन जो लंबे टाइम तक बेड रिटर्न है और उनका कोई शोल्डर की एक्टिविटी नहीं है, उनकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और एक साइड का लकवा मार गया है, तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर मैं सिम्टम की बात करूं तो पेशेंट को सबसे पहले पेन होगा, स्पेशली नाइट के टाइम में। जैसे मैंने बताया कि रात के टाइम में पेशेंट को दर्द होता है, धीरे धीरे उसकी जो शोल्डर होता है वो स्टिफ हो जाता है और फिर उसकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब कभी हम पेशेंट को कहते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम जब एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना हाथ उठाओ, तो नॉर्मली अगर मान लो ये नॉर्मल हैंड तो इस तरह से उठेगा और एक नॉर्मल रेंज 180 डिग्री तक उठेगा। लेकिन जिस पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होगा तो वो सबसे पहले इस तरह से हाथ उठाएगा, ये क्योंकि जब हम अपना रेंज ऑफ मोशन करते हैं तो सबसे पहले जब 90 डिग्री जाता है तो उसके बाद हमारे स्कैपुला का मूवमेंट आता है और फिर वो मूव करता है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट पहले कंधा उठाएगा, देन उसके बाद अपने हाथ को उठाएगा या उठा नहीं पाता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम होते हैं। इसके अलावा पेशेंट, अगर हम बात करें स्पेशल टेस्ट के, तो बहुत सारे स्पेशल टेस्ट हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट जो होते हैं, सबसे पहले रेंज ऑफ मोशन टेस्ट होता है, जिसे हम ग्लोबल रेंज ऑफ मोशन टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले या तो अबडक्शन कराते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट अबडक्शन यानी ऊपर अपना हाथ नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा हम एक्सटर्नल रोटेशन कराते पेशेंट को, वो भी नहीं हो पाएगा। इसमें पेशेंट का सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन जाता है और फिर अबडक्शन जाता है। ये दो मूवमेंट पेशेंट को परेशान करते हैं। इसके अलावा हम एप्लिस स्ट्रेच टेस्ट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने हाथ को आप पीछे ले जाओ, तो पेशेंट ये मूवमेंट नहीं कर पाता। या पेशेंट को कहते हैं हम कि अपना हाथ इस तरह से पीछे ले जाओ, तो ये मूवमेंट भी पेशेंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और टेस्ट होते हैं, तो बेसिकली इससे पता चल जाता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर की समस्या है। साथ में हम हिस्ट्री भी लेते हैं कि उसको कुछ पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, चाहे डायबिटीज हो या थायराइड की दिक्कत हो। तो ये थी इसकी स्पेशल टेस्ट। इसके अलावा हम बात करते हैं अब इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन में जनरली एक्सरे किया जाता है, तो उसमें कैप्सूल की थिकनेस वगैरह हल्की फुल्की उसमें दिख जाती है। या बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट सबसे पहले मैनेजमेंट से पहले जानते हैं इसकी स्टेज के बारे में। तो इसकी 3 स्टेज होती है। एक होती है जो जो भी स्टेज होती है वो 3 से 6 महीने तक चलती रहती है, और ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, यानी कि समय के साथ खुद ही सही हो जाती है और ग्रेजुअली ऑनसेट है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती है। तो लंबे टाइम तक चलती रहती है, लगभग लगभग 1 से 3 साल तक
इसकी रिकवरी चलती है, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो। अगर मैं इसके स्टेज की बात करूं तो 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है उसे फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, यानी फ्रीजिंग मतलब कंधा जम जाना, और उसमें क्या होता है, पेन हो ज्यादा होता है पेशेंट को। दूसरी स्टेज जो होती है उसे हम फ्रोजन स्टेज कहते हैं। इसमें पेशेंट को पेन तो कम होगा, लेकिन उसकी रेंज थोड़ा थोड़ा क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, या प्रॉपर उसका शोल्डर ज्वाइंट स्टिफ हो जाएगा। तीसरी जो स्टेज है, ये इसे हम थोइंग स्टेज या रिकवरी स्टेज या रेजोल्यूशन स्टेज कहते हैं। इसमें पेन और जो रेस्ट्रिक्ट रेंज ऑफ मोशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है? तो इसका आंसर है, यदि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, एक टाइम बाद अगर मान लो मैं शोल्डर का यूज नहीं कर रहा हूं तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है या डिफॉर्मिटी हो सकती है, और एक टाइम बाद हाथ काम करना बंद कर देता है। तो इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में यदि पेन है पेशेंट को, डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में पेशेंट आया है। तो अगर पेशेंट को पेनफुल स्टेज में है तो एनाल्जेसिक दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट अगर डायबिटीज है तो उसकी डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम थायराइड या मान लो पेशेंट को पुरानी हिस्ट्री है, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर भी ठीक नहीं होगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट का अपना काम होता है। इसके अलावा कोर्टिको स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए जाते हैं शोल्डर में, जो कि रिकवरी को फास्ट करते हैं। अगर हम इसके अलावा कुछ दूसरा ट्रीटमेंट बताएं तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी में आ जाते हैं। तो फिजियोथेरेपी में हॉट पैक का यूज होता है पेन को कम करने के लिए, टेंस या आईएफटी मशीन का यूज करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी की जाती है, मोबिलाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा शोल्डर व्हील या पेंडुलम एक्सरसाइज या टी पुली एक्सरसाइज जिसमें पेशेंट को कराई जाती है, तो पेशेंट का जो रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।